हेलो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। और आज हम लोग पढ़ेंगे इंटरमीडिएट का जो सेंटअप एग्ज़ाम हुआ है उसका सॉल्यूशन करेंगे। सो वेलकम माय यूट्यूब चैनल PCM स्टडी एंड आई वुड लाइक टू से क्वाइट्स। सीधे रास्ते मिल जाए मंजिल, ऐसा कोई फसाना नहीं देखा। सीधे रास्ते मिल जाए मंजिल, ऐसा कोई फसाना नहीं देखा। जिसे प्यास हो मंजिल की, उसकी जुबां पे बहाना नहीं देखा। अरे यूं ही काट के ज़िंदगी तो रोज़ मरते हैं लाखों। यूं ही काट के ज़िंदगी तो रोज़ मरते हैं लाखों। बदल दे परिभाषा जो ज़िंदगी के कमज़ोर दिलों में वो इरादा नहीं देखा। हाँ दोस्तों, अगर ज़िंदगी में सफल होना है तो आप संघर्ष करते रहें, मेहनत करते रहें और आगे बढ़ते रहें। सो लेट्स स्टार्ट फर्स्ट क्वेश्चन। सॉल्यूशन करेंगे हम लोग। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। और ये रहा आपका पहला क्वेश्चन और हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। पहला क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित में कौन संबंध सही है। चलिए तो यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे देखा जाए तो ये आपका जो एक का ऑप्शन नंबर ये सही राइट आंसर होगा, क्योंकि हम लोग को पता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होता है वो F/Q होता है। यानी कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में हम लोग जानते हैं कि किसी बिंदु पर रखे परीक्षण धन आवेश पर जो लगने वाला बल होता है उसको हम लोग बोलते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो आपका राइट आंसर ये हो जाएगा E = F/Q। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। एक सेकेंड, ये आपका हो गया ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। दूसरा क्वेश्चन है, विद्युत फ्लक्स का SI मात्रक क्या है। तो आपका दूसरा का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगर आप लोग पढ़े होंगे तो विद्युत फ्लक्स का SI मात्रक होता है वोल्ट मीटर। क्या होता है दोस्तों? वोल्ट मीटर होता है, VM होता है। ठीक है, चलिए अब तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं तीसरा क्वेश्चन। ये आपका तीसरा क्वेश्चन है, संबंध Q = NE में निम्नलिखित में N का कौन सा मान संभव नहीं है। तो जैसा कि आप लोग को पता होगा, यहाँ पे हम लोग पढ़े हैं Q = NE, जहाँ N जो होता है वो पूर्णांक वैल्यू होना चाहिए। यहाँ पे पूर्णांक वैल्यू होना चाहिए। यहाँ पे क्या होना चाहिए? पूर्णांक वैल्यू होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, ये पूर्णांक वैल्यू होना चाहिए। तो यहाँ पे देखा जाए तो कह रहा है N का कौन मान संभव नहीं है। अच्छा, संभव नहीं है तो यहाँ पे N का वैल्यू 8 संभव है, चूंकि N पूर्णांक है। B में 4 है तो 4 भी संभव है, क्योंकि B 4 भी पूर्णांक है। और C का वैल्यू देखा जाए तो 100 है और 100 भी एक पूर्णांक है। D यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ 4.2 है, ये पॉइंट में है। तो दोस्तों ये पॉइंट का वैल्यू नहीं संभव होगा N के जगह पे। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर D हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ रहे होंगे। चलिए अब हम लोग चौथा क्वेश्चन सॉल्व। तो चौथा क्वेश्चन अब आपके स्क्रीन पर है। चौथा क्वेश्चन देखा जाए। चलिए चौथा क्वेश्चन करा है, पदार्थ की प्रतिरोधकता के लिए निम्नलिखित में कौन सही है। तो प्रतिरोधकता हम लोग को पता होगा, प्रतिरोधकता का जो सही ऑप्शन होगा ये आपका ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। राल इसको हम लोग शॉर्ट में याद कर सकते हैं। ρ = RA/L हो गया। ठीक है, जहाँ R प्रतिरोध हो गया, ये अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल हो गया और L जो होता है वो चालक की लंबाई होता है। सो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा दोस्तों। चलिए 55वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों। 55वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है, जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान। देखिए कोई भी वस्तु को अगर हम लोग आवेशित करेंगे तो उसका द्रव्यमान या तो बढ़ सकता है या तो घट सकता है, यानी कि बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। तो इसका सही जवाब, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होता है, किसी वस्तु को हम चार्ज करते हैं तो क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन जिस वस्तु पे जाता है वो ऋणात्मक हो जाता है और जिससे निकलता है वो वस्तु धनात्मक हो जाता है। तो क्या होगा दोस्तों, इसका सही जवाब होगा C, बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छठा क्वेश्चन क्या कह रहा है। छठा क्वेश्चन है, विद्युत आवेश का क्वांटम ESU मात्रक में होता है। तो विद्युत आवेश का क्वांटम ESU मात्रक में क्या होगा, मान क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब है। ये 3 के करीब में 2.99 10⁹ ये होता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। चलिए अब 7वां नंबर क्वेश्चन देख। 7वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है, किसी सूक्ष्म विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से r दूरी पर विद्युत विभव समानुपाती होता है। तो किसके समानुपाती होगा दोस्तों? तो ये ऑप्शन नंबर C आपका राइट आंसर हो जाएगा 1/r²। ठीक है, और ये बिल्कुल सटीक जो सॉल्यूशन हो रहा है, सटीक हो रहा है। ठीक है, चलिए आगे 8वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है,
विभव प्रवणता बराबर होता है। विभव प्रवणता बराबर क्या होता है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 8 का dv/dx, ये हो जाएगा आपका राइट आंसर सी। चलिए 9वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 9वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में कौन सदिश राशि है? निम्नलिखित में कौन सदिश राशि है? तो यहाँ पे देखा जाए विद्युत आवेश, विद्युत आवेश नहीं होगा यहाँ पे, क्योंकि विद्युत आवेश अदिश राशि है। विद्युत विभव भी अदिश राशि है। आवेश की तलीय घनत्व भी अदिश राशि है। हाँ, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपका सदिश राशि है। ठीक है, चलिए विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेक्टर क्वांटिटी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 10वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? यदि किसी खोखले गोलीय चालक को धन आवेशित किया जाए तो उसके भीतर का विभव। दोस्तों यहाँ पे ध्यान से देखिए, कह रहा है कि यदि किसी खोखले गोलीय चालक को धन आवेशित किया जाता है, धन आवेशित करेंगे तो क्या होगा? तो यहाँ पे देखा जाए तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा धनात्मक एवं समरूप होगा। क्या होगा? समरूप होगा, धनात्मक एवं समरूप। चलिए यहाँ पे इंग्लिश में कराइए, इफ एनी होलो स्फेरिकल कंडक्टर इज पॉजिटिवली चार्ज देन द पोटेंशियल इनसाइड इन इट विल बी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये पॉजिटिव एंड यूनिफॉर्म। ठीक है, धनात्मक एवं समरूप। चलिए नेक्स्ट 11वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 11वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है यदि प्रतिरोध R तथा धारिता C हो तो RC का विमीय सूत्र क्या होगा? यहाँ पे विमीय सूत्र पूछ रहा है। तो विमीय सूत्र हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा ए, MLT होता है RC का विमीय सूत्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर क्वेश्चन क्या करा है? करा C1 बराबर 2 माइक्रोफैराड और C2 बराबर 4 माइक्रोफैराड के दो संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है और उनके सिरों के बीच 1200 वोल्ट का विभवांतर आरोपित किया जाता है। 2 माइक्रोफैराड वाले संधारित्र के सिरों के बीच का विभवांतर क्या होगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, सॉल्यूशन आप लोग कर लेंगे, बताया हुआ क्वेश्चन है। तो 12 का जो सही आंसर होगा वो होगा डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 13 नंबर क्वेश्चन क्या करा? 13 नंबर क्वेश्चन करा एक आदर्श एमीटर का प्रतिरोध क्या होता है? तो यहाँ पे ये बताया हुआ है आदर्श एमीटर का प्रतिरोध क्या होता है दोस्तों? तो शून्य होता है। क्या होता है? शून्य होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 14 नंबर क्वेश्चन क्या करा? करा आवेश के पृष्ठ घनत्व का मात्रक होता है। क्या होता है दोस्तों? आवेश का पृष्ठ घनत्व का मात्रक। चलिए तो इसका सही जो राइट आंसर होगा, देख सकते हैं यहाँ पे कूलाम मीटर स्क्वायर होता है आवेश के पृष्ठ घनत्व का मात्रक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है करा विद्युत परिपथ की शक्ति होती है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। विद्युत परिपथ की शक्ति होती है P बराबर V²/R हो जाएगा। ठीक है, चलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। करा हीट स्टोन ब्रिज का व्यवहार किया जाता है। 16 नंबर क्वेश्चन क्या करा? हीट स्टोन ब्रिज का व्यवहार किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन धारा मापने में, विद्युत वाहक बल मापने में। इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रतिरोध को मापने में। 16 का आंसर हो जाएगा डी, ये हो जाएगा प्रतिरोध को मापने में हीट स्टोन ब्रिज का व्यवहार किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 17 नंबर क्वेश्चन करा है कि विद्युत परिपथ के किसी बिंदु पर मिलने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होगा दोस्तों? 17 का। तो 17 का जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका शून्य होता है। ये क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? टेंजेंट गैल्वेनोमीटर अधिकतम सुग्राही होता है जब विक्षेप कोण होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? टेंजेंट गैल्वेनोमीटर अधिक सुग्राही होता है जब उस विक्षेप कोण क्या होगा दोस्तों? तो 18 का राइट आंसर हो जाएगा डी, π/4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किसी चालक के संवहन वेग Vd तथा आरोपित विद्युत क्षेत्र E के बीच संबंध होता है। तो क्या होता है दोस्तों? जैसा कि आप बता चुके हैं पहले, इसका राइट आंसर हो जाएगा Vd अनुपात Vd/E हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है पानी का परावैद्युत स्थिरांक होता है। तो पानी का परावैद्युत स्थिरांक कितना होता है दोस्तों?
तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा सी 80। पानी का परावैद्युत स्थिरांक कितना होता है? 80 होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर त्रिज्या की पृथ्वी की विद्युत धारिता क्या होगा? तो विद्युत धारिता बताया हुआ है, जो गोले में यानी कि वृत्ताकार भाग में गोले में जब हम लोग निकालते हैं विद्युत धारिता तो क्या होता है? ये होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। तो आर मान लेते हैं यहाँ पे, आर जो त्रिज्या है वो पृथ्वी की त्रिज्या है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर क्वेश्चन क्या करा है? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का जो एसआई मात्रक होता है वो होता है आपका कूलाम मीटर होता है। क्या होता है? कूलाम मीटर होता है। ठीक है, चलिए एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज कूलाम मीटर। दिस इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 23 नंबर क्वेश्चन करा, किसी विद्युतीय द्विध्रुव की स्थिति ऊर्जा का मान महत्तम होता है जब वह विद्युतीय द्विध्रुवीय क्षेत्र की दिशा थीटा कोण पर अवस्थित हो, जहां थीटा का मान। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? थीटा का मान क्या हो जाएगा? थीटा का मान हो जाएगा ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ एक सेकेंड, क्वेश्चन फिर से एक बार देख लेते हैं। किसी विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा का मान महत्तम होता है जब वह विद्युतीय द्विध्रुवीय क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण पर अवस्थित हो, जहाँ थीटा का मान होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, पाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? पाई। चलिए आगे हम लोग देखेंगे। 24 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? यदि किसी आवेश को निम्न विभव क्षेत्र से उच्च विभव क्षेत्र में लाया जाए तो क्षेत्र के विद्युतीय स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? तो क्षेत्र के विद्युतीय स्थितिज ऊर्जा जो होगा यहाँ पे, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, या तो घटती है या तो बढ़ेगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। 25 नंबर क्वेश्चन जल्दी जल्दी करेंगे इसको। चलिए यहाँ पे करा, किसी गोलीय पृष्ठ के अंदर यदि प्लस क्यू आवेश रख दिया जाए। यहाँ पे क्वेश्चन ध्यान से देखना है। करा किसी गोलीय पृष्ठ के अंदर, पहले बता रखे हैं, किसी गोलीय पृष्ठ के अंदर यदि प्लस क्यू आवेश रख दिया जाए तो संपूर्ण पृष्ठ से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स कितना होगा? तो संपूर्ण ये गॉस का प्रमेय ये हो जाएगा क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखेंगे। 26 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 26 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि स्थिर विभवांतर पर यदि किसी विद्युत परिपथ का प्रतिरोध आधा कर दिया जाता है तो उत्पन्न ऊष्मा का मान क्या होगा? उत्पन्न ऊष्मा का मान, यहाँ पे उत्पन्न ऊष्मा का मान हो जाएगा दुगना। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्त? दुगना हो जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत ही आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 27 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, किसी बिंदुवत स्रोत से परिमित दूरी पर तरंगाग्र होता है। तो यहाँ बहुत ही आसान है, ये बताया हुआ है। किसी बिंदुवत स्रोत से परिमित दूरी पर तरंगाग्र क्या होता है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा गोलाकार होता है। ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर क्वेश्चन करा है कि म्यू अपवर्तनांक तथा ए प्रिज्म कोण वाले पतले प्रिज्म का न्यूनतम विचलन कोण होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं न्यूनतम विचलन कोण कह रहा है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये म्यू -1 इंटू ए। चलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा बी 28 का। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कह रहा है कि 29 नंबर में कह रहा है चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर बी में अवस्थित वेक्टरियम चुंबकीय आघूर्ण वाले धारा 5 द्वारा अनुभूत बल आघूर्ण टॉर्क, ये टाउ का मान क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त 29 का, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ये आपका, ये हो जाएगा बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग, बहुत ही आसान क्वेश्चन, नैंड गेट का बूलियन व्यंजक। चलिए नैंड गेट का बूलियन व्यंजक कौन हो जाएगा? तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है ये। ठीक है, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश के रंग का कारण है। प्रकाश के रंग का कारण क्या होता है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रकाश के रंग का कारण, आप लोग को पता होगा, ये इसकी आवृत्ति के कारण क्या होता है? प्रकाश के रंग का कारण क्या होता है? तो आवृत्ति होता है। ठीक है, चलिए लाइट ऑलवेज इट्स कलर ड्यू टू इट्स, ये आपका हो जाएगा फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है
चलिए यहाँ पे न्यूमेरिकल दिया हुआ है, करा दो लेंस जिनकी क्षमता -15 डायोप्टर प्लस 5 डायोप्टर है। दो लेंस दिया हुआ है जिसकी क्षमता P1 का मान -15 डायोप्टर और P2 का मान है 5 डायोप्टर को संपर्कित करने पर समतुल्य फोकस दूरी क्या होगा। यहाँ पे फोकस दूरी पूछ रहा है, तो लेंस की क्षमता बराबर होता है P बराबर 1/f होता है। तो यहाँ पे आप 1/f होगा, तो यहाँ पे P1 प्लस P2 हो जाएगा ये आपका। चलिए यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे समतुल्य पहले क्षमता हो जाएगा। यहाँ पे ये देखिए दो लेंस जिनकी क्षमता यहाँ पे -15 डायोप्टर, तो यहाँ पे देखा जाए तो -15 डायोप्टर किस लेंस की क्षमता हो जाएगा, तो अवतल लेंस की क्षमता -15 डायोप्टर और प्लस दो लेंस है, एक अवतल लेंस और दूसरा उत्तल लेंस है। उत्तल लेंस की क्षमता प्लस में होता है तो +5 डायोप्टर। चलिए तो यहाँ पे P का वैल्यू क्या हो जाएगा, P का वैल्यू हो जाएगा 15 में से 5 घटेगा तो -10 डायोप्टर। ये हो गया आपका क्षमता का। चलिए यहाँ पे देखिए ऑप्शन में भी दिया हुआ है -10, लेकिन यहाँ पे सेंटीमीटर, ये आपका क्या आ गया डायोप्टर। तो अब यहाँ से क्या करेंगे, निकालेंगे हम लोग समतुल्य फोकस दूरी। तो समतुल्य फोकस दूरी आप लोग को पता होगा कि जो लेंस की क्षमता होता है वो होता है P बराबर 1/f, ये हो गया फॉर्मूला। चलिए यहाँ पे दिया हुआ -10 डायोप्टर, तो ये किस लेंस की क्षमता हो गया, तो ये हो गया अवतल लेंस की क्षमता। चूंकि अवतल लेंस की फोकस दूरी माइनस होती है इसलिए इसकी क्षमता भी क्या हो जाएगा, अवतल लेंस की क्षमता हो जाएगा माइनस में। ठीक है, अवतल लेंस को और किस लेंस के नाम से जानते हैं, तो अपसारी लेंस के नाम से जानते हैं। चलिए इसके बारे में जिक्र कर ही देते हैं। अवतल लेंस का उपयोग कहाँ होता है, तो निकट दृष्टि दोष को दूर करने में किया जाता है। चलिए वो अलग क्वेश्चन है। चलिए यहाँ पे ध्यान देंगे, यहाँ पे P बराबर 1/f, तो यहाँ पे f का वैल्यू निकालना, तो क्या करेंगे f बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, f यहाँ चला जाएगा, ये आ जाएगा 1/p। चलिए अब यहाँ पे 1/p का वैल्यू कितना है, तो -10। अब यहाँ पे देखिए f निकालना है ना, तो यहाँ पे जो डायोप्टर होता है ये मीटर में होता है, तो इसको क्या करेंगे सेंटीमीटर में बदलेंगे, तो 100 से क्या कर देंगे गुना कर देंगे। ये हो जाएगा 10 × 100, यहाँ पे हो जाएगा ये माइनस ऊपर चला जाएगा तो -10 और f फोकस दूरी सेंटीमीटर में हो गया, तो ये आपका हो गया f का वैल्यू -10 सेंटीमीटर। उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्त, इसका राइट आंसर हो जाएगा 32 का ए हो जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 33 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ताप बढ़ने से अर्धचालक का विशिष्ट प्रतिरोध। तो ताप बढ़ने से अर्धचालक दिया हुआ, ध्यान रखना है यहाँ पे अर्धचालक। तो अर्धचालक का विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है, तो अर्धचालक का जो विशिष्ट प्रतिरोध होता है वो घटता है। क्या होता है, घटता है। अगर यहाँ पे रहता चालक, तो चालक का ताप बढ़ने पे चालक का प्रतिरोध क्या होता है, तो बढ़ता है। ठीक है, विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है, बढ़ता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर क्वेश्चन क्या करा, एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के अभिदृक्षक लेंस से बना प्रतिबिंब होता है। तो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के अभिदृक्षक लेंस से जो बना प्रतिबिंब होता है वो होता है वास्तविक एवं बड़ा होता है, ये वास्तविक एवं बड़ा होता है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करा एक उत्तल लेंस को ऐसे द्रव में डुबाया जाता है जिसका अपवर्तनांक लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक के बराबर हो, तो लेंस की फोकस दूरी क्या होगी। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है लेंस की फोकस दूरी, तो लेंस की फोकस दूरी क्या हो जाएगा दोस्त, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर जो हो जाएगा, यहाँ पे लेंस की फोकस दूरी अनंत हो जाता है। क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 36 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में यदि चुंबकीय सुई के दोलन की आवृत्ति n हो तो क्या होगा इसमें, देखिए ऑप्शन ध्यान से देखिए क्या होगा। 36 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ये हो जाएगा 36 का बी हो जाएगा, ये आपका राइट आंसर n² वेरेज BH। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 37 नंबर क्वेश्चन देखिए। 37 नंबर क्वेश्चन करा सामान्य समायोजन के लिए खगोलीय दूरदर्शक की आवर्धन क्षमता मैग्नीफाइंग पावर ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप फॉर नॉर्मल एडजस्टमेंट इज। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्त, पता होगा आप लोग को बताए हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन
ऑप्शन नंबर हो जाएगा 37 का, ये हो जाएगा एफ, हाँ ये हो जाएगा 37 का सी, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन पूछा गया, बहुत आसान क्वेश्चन है। सूर्य के प्रकाश का स्पेक्ट्रम होता है, तो किस तरह का स्पेक्ट्रम होता है सूर्य का प्रकाश? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सतत स्पेक्ट्रम होता है। क्या होता है? सतत स्पेक्ट्रम। ठीक है, हम लोग सॉल्व कर रहे हैं ये सेंटअप का। ठीक है, 12th का सेंटअप जो एग्जाम पढ़ा है उसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 नंबर क्वेश्चन। क्या कह रहा है? जितने समय में किसी रेडियो सक्रिय पदार्थ का परिमाण अपने प्रारंभिक परिमाण से आधा हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग बोलते हैं हाफ लाइफ। क्या बोला जाता है? हाफ लाइफ बोला जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अर्ध आयु, ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन 40 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए। चलिए ये भी न्यूमेरिकल है। कह रहा है किसी प्रत्यावर्ती परिपथ में धारा I बराबर 5 cos ओमेगा टी एम्पियर तथा वोल्टता V बराबर 200 साइन ओमेगा टी वोल्ट है, तो परिपथ में शक्ति की हानि। तो शक्ति हानि क्या हो जाएगा? शक्ति हानि हो जाएगा, आप लोग सॉल्व कर लेंगे, 40 वाट हो जाएगा दोस्त। कितना हो जाएगा? 40 वाट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 41 नंबर क्वेश्चन बहुत ही आसान है। चुंबकीय प्रेरण का मात्रक। तो चुंबकीय प्रेरण का मात्रक होता है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका राइट आंसर, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? तप्त तार अमीटर मापता है, एमीटर हो जाएगा। तप्त तार एमीटर मापता है प्रत्यावर्ती धारा का। क्या मापता है प्रत्यावर्ती धारा का? तो मूल औसत वर्ग धारा, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, मूल औसत वर्ग धारा। ठीक है, ये रूट मीन स्क्वायर करंट, ये हो गया आपका राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है त्वरित आवेश उत्पन्न करती है। त्वरित आवेश उत्पन्न करती है, कौन उत्पन्न करता है त्वरित आवेश? अल्फा किरणें, बीटा किरणें, गामा किरणें, विद्युत चुंबकीय तरंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ये होगा आपका राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 44 नंबर क्वेश्चन क्या करा? करा किसी विद्युत चुंबकीय विकिरण की ऊर्जा, किसी विद्युत चुंबकीय विकिरण की ऊर्जा 13.2 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। यदि विकिरण यह विकिरण किस क्षेत्र से संबंधित है? तो यह विकिरण किस क्षेत्र से संबंधित हो जाएगा? तो दृश्य प्रकाश नहीं होगा, पराबैंगनी ये भी नहीं होगा, अवरक्त नहीं, यह आपका राइट आंसर हो जाएगा एक्स किरण। क्या हो जाएगा? एक्स किरण। 44 का क्या हो गया? एक्स किरण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछ दिया है। दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए प्रयुक्त लेंस, ये 10th में भी क्वेश्चन ट्रेंड करता है। चलिए, तो दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन लेंस का उपयोग किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा उत्तल लेंस। ठीक है, और अगर यहाँ रहता है निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए, तो निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। बेलनाकार लेंस का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो बेलनाकार जो होता है वो होता है एस्टिग्मेनिज्म के बारे में, मतलब अबिंदुकता दृष्टि दोष। ठीक है, अबिंदुकता दृष्टि दोष को दूर करने के लिए बेलनाकार लेंस। और एक होता है जरा दृष्टि दोष। तो जरा दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? तो जरा दृष्टि दोष को दूर करने के लिए बाइफोकल लेंस का उपयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 46 नंबर क्वेश्चन क्या करा? मानव नेत्र की विभेदन क्षमता, मानव नेत्र की विभेदन क्षमता मिनट में होती है। तो क्या हो जाएगा? 1 मिनट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1 मिनट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 47 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा? 47 नंबर क्वेश्चन करा किसी नमूना की परमाणु संख्या Z तथा परमाणु द्रव्यमान A है, तो इसके न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन्स की संख्या होती है। न्यूट्रॉन्स की संख्या क्या होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका D, A-Z होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 48 नंबर क्वेश्चन करा चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है जो निर्दिष्ट होती है। चलिए, इसकी दिशा किधर की ओर होती है? सदिश राशि है तो दिशा जरूर होगी। तो इसका जो दिशा होगा वो होता है दक्षिण ध्रुव, दक्षिण से उत्तर ध्रुव, ये होगा साउथ से नॉर्थ पोल की ओर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 1 फैराड बराबर होता है, 1 फैराड बराबर होता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है,
शानदार क्वेश्चन है, धारिता से रिलेटिव। चलिए इसका राइट आंसर यहाँ पे देखिए, ऑप्शन में यहाँ पे भी के पावर -1 छूटा हुआ था, तो हमने इसको कर दिया है। राइट आंसर आपका यही हो जाएगा 49 का ए, ठीक है ना। चलिए इसको हम थोड़ा सा समझते हैं क्यों होगा। देखिए यहाँ पे चूंकि हम लोग को पता है, यहाँ पे पता है C बराबर होता है V/Q होता है, ठीक है। तो ये फैराड जो होता है F बराबर यहाँ पे V, तो V ये सॉरी दोस्तों, यहाँ पे C का वैल्यू हो जाएगा Q/V होता है, सॉरी Q/V। तो यहाँ पे देखा जाए तो Q जो होता है आवेश होता है, और आवेश का जो SI यूनिट होता है, SI मात्रक होता है वो कूलाम होता है, और V का होता है वोल्ट। तो ये हो गया। तो यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे हो जाएगा C, या ये हो गया आपका फैराड यानी धारिता होता है, तो इसका ये यूनिट अगर लिखेंगे तो फैराड। तो यहाँ पे 1 फैराड बराबर हो जाएगा, यहाँ पे C और V ऊपर जाएगा तो ये -1। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, CV का इन्वर्स हो जाएगा, यानी कि C/V हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन क्या, शीलता चुंबकशीलता म्यू के निम्नलिखित में कौन संबंध सही है। तो इसका राइट, बहुत आसान क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 50 का ए, क्या हो जाएगा म्यू बराबर B/H होता है, ये आपका राइट आंसर। चलिए 51 नंबर क्वेश्चन क्या करा, 51 नंबर क्वेश्चन करा विद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण की दिशा होती है। तो विद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण की दिशा क्या होती है, तो 51 का जो राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान से देखिए, वेक्टर ए के समानांतर नहीं होगा, बी वेक्टर बी के समानांतर ये भी नहीं होगा, सी इसके ये भी नहीं होगा। राइट आंसर आपका हो जाएगा डी, ये हो जाएगा आपका वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी के समानांतर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए बहुत ही आसान क्वेश्चन, विद्युत विभव बराबर होता है, 10वां का क्वेश्चन है, ठीक है। विद्युत विभव बराबर होता है जब हम क्या करते हैं, परीक्षण धनावेश को अनंत से किस विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य को विद्युत विभव बोलते हैं, ठीक है। तो और बताए थे V बराबर W/Q होता है, ठीक है जी। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वो B हो जाएगा, ठीक है। चूँकि बताए हैं विद्युत विभव क्या होता है, विद्युत विभव होता है परीक्षण धनावेश को, मान लेते हैं ये वैद्युत क्षेत्र है, तो ये परीक्षण धनावेश यहाँ पे Q है, मान लिया जाए ये परीक्षण धनावेश है Q। तो परीक्षण धनावेश को अनंत से, ये अनंत हो गया, अनंत से अगर हम उठाकर वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाते हैं और इस लाने में किया गया जो कार्य होगा, तो यहाँ पे आपका वैद्युत विभव हो जाएगा V बराबर W/Q हो जाएगा, ठीक है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा B। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है, 9th क्लास का क्वेश्चन है। प्रकाश वर्ष किस भौतिक राशि का मात्रक है। तो प्रकाश वर्ष के साथ बहुत बार क्वेश्चन भी पूछा जाता है, ये कम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटिव भी क्वेश्चन है, कम्पिटिटिव एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पे बहुत आसान क्वेश्चन है, ये प्रकाश वर्ष किस भौतिक राशि का मात्रक है। तो प्रकाश वर्ष चूँकि मात्रक है दूरी का, ठीक है, प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को हम लोग प्रकाश वर्ष बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका दूरी, क्या हो जाएगा दूरी। चलिए आगे देखते हैं 54 नंबर क्वेश्चन, हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन का न्यूनतम कक्षीय कोणीय संवेग होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए नहीं होगा, बी H/2 ये भी नहीं होगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा सी H/2π, ठीक है। चलिए अब 55 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ पे ये आपका कह रहा प्रकाश का व्यतिकरण निम्नलिखित में किस भौतिक राशि के पुनर्वितरण के कारण होता है, ठीक है। प्रकाश का व्यतिकरण निम्नलिखित में किस भौतिक राशि के पुनर्वितरण के कारण होता है। तो 55 नंबर का जो क्वेश्चन होगा, आवृत्ति ये नहीं होगा, तरंगदैर्घ्य ये भी नहीं होगा, तीव्रता चाल ये होगा आपका राइट आंसर बी तीव्रता, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखेंगे। चलिए 56 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 56 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बोर का आवृत्ति शर्त होता है, ठीक है, बोर्स फ्रीक्वेंसी कंडीशन इज। तो इसका राइट आंसर जो होगा दोस्त, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 56 ए हो जाएगा, E1 - E2 बराबर HP, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे इसको मान लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 57 नंबर। 57 नंबर क्या करा, प्रकाश में साबुन का बुलबुला रंगीन प्रतीत होता है किसके कारण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रकाश के व्यतिकरण के कारण, ये हो जाएगा आपका राइट आंसर, ठीक है। चलिए 58 नंबर क्वेश्चन क्या करा है,
प्रकाश की किरण जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तब उसके मुड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। प्रकाश एक माध्यम से जब दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो वह क्या होता है, मुड़ता है दो माध्यमों को अलग करने वाली सतह पे। तो उस घटना को हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे हो जाएगा आपका रिफ्रैक्शन, ये हो जाएगा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, नाभिकीय अभिक्रिया में 59 नंबर क्वेश्चन, नाभिकीय अभिक्रिया में संरक्षित भौतिक राशियां हैं। तो संरक्षित भौतिक राशियां कौन होगा, रेखीय संवेग, कोणीय संवेग, कुल आवेश। यहाँ पे देखा जाए तो ये भी संरक्षित है, ये भी संरक्षित है और ये भी संरक्षित है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा इनमें सभी, चूँकि ठीक है। चलिए आगे देखें, 60 नंबर क्वेश्चन क्या करा है, प्रकाश तंतु ऑप्टिकल फाइबर। ठीक है, प्रकाश तंतु संचार निम्न में से किस घटना पर आधारित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, प्रकाश तंतु ऑप्टिकल फाइबर किस घटना पर आधारित होता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 61 नंबर, करा निम्न में से कौन सी किरणें चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा विक्षेपित नहीं होती है। निम्न में कौन सी किरणें जो है वो चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा विक्षेपित नहीं होती है। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका अल्फा किरणें, बीटा किरणें नहीं, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, गामा किरणें। गामा किरणें जो है वो चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा विक्षेपित नहीं होती है। चलिए आगे देखते हैं 32 नंबर क्वेश्चन, करा क्षीणता को मापने के लिए निम्नलिखित में कौन मात्रक सही। क्षीणता यहाँ पे ओम तो नहीं होगा, वोल्ट भी नहीं होगा, एम्पियर नहीं, यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा डेसिबल। क्या हो जाएगा, डेसिबल, ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है, चलिए 63 नंबर क्वेश्चन करा निम्नलिखित में कौन औसत रंग कहलाता है। औसत रंग कौन कहलाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड मीन कलर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा येलो। क्या हो जाएगा, येलो, पीला जो है वो औसत कलर होता है। ठीक है, येलो हो गया आपका राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 64 नंबर क्वेश्चन क्या करा, निम्नलिखित में कोणीय आवृत्ति के लिए कौन सही है। तो कोणीय आवृत्ति के लिए बहुत ही आसान क्वेश्चन, कोणीय आवृत्ति के लिए क्या है 1/√LC, ये आपका राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे है 65 नंबर क्वेश्चन, ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है, डायनेमो के कार्य। ठीक है, डायनेमो के कार्य, द वर्किंग ऑफ डायनेमो इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा विद्युत चुंबकीय प्रेरण के आधार पर, प्रेरण के सिद्धांत पर क्या है, आधारित है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 65 का ए। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, ये आपका राइट आंसर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 66 नंबर क्वेश्चन क्या करा है, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में यदि धारा I एवं वोल्टेज V के बीच कलांतर फाई हो तो धारा का वाटहीन घटक होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 66 का ए हो जाएगा, I sin फाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, I sin फाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए 67 नंबर क्वेश्चन क्या करा, आयाम अधिमिश्रण में अधिमिश्रित सूचनांक होता है। तो ये हो जाएगा आपका अधिमिश्रित सूचनांक होता है आयाम अधिमिश्रण में, तो ये हो जाएगा 0 तथा 1 के बीच। राइट आंसर हो जाएगा 0 तथा 1 के बीच। चलिए 68 नंबर क्वेश्चन, 68 नंबर क्वेश्चन करा अर्धचालक में विद्युत चालकता का कारण है। अर्धचालक में विद्युत चालकता का कारण क्या है। तो यहाँ पे देखें केवल इलेक्ट्रॉन, केवल छिद्र, ये नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन, हाँ ये हो जाएगा आपका राइट आंसर, इलेक्ट्रॉन एवं छिद्र दोनों। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं प्लांक नियतांक की बीमा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है ना, 69 नंबर क्वेश्चन, इसका राइट आंसर हो जाएगा ml2T⁻⁻1, राइट आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन। चलिए बहुत ही शानदार तरीके से इसका सॉल्यूशन हो गया। चलिए किसी धातु से तापायनिक उत्सर्जन समानुपाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टी के। ठीक है, टी के समानुपाती होता है। और बहुत ही शानदार तरीके से क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। 70 क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर चुके हैं। चलिए अब लेते हैं विदा। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। एंड अगर
वीडियो पसंद आता हो और समझ में आता है तो प्लीज़ सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। सो थैंक यू सो मच अगेन एंड बाय। और लास्ट में बस एक पंक्ति के साथ इस वीडियो का अंत करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। यूं ही नहीं मिलता कोई मुकाम, उन्हें पाने के लिए चलना पड़ता है। यूं ही नहीं मिलता कोई मुकाम, उन्हें पाने के लिए चलना पड़ता है। इतना आसान नहीं होता कामयाबी का मिलना, उसके लिए किस्मत से भी लड़ना पड़ता है। हाँ दोस्तों, ये सच है, किसी भी मुकाम को पाने के लिए किस्मत से लड़ना पड़ता ही है, मेहनत करने के साथ साथ। सो उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसी तरह से मेहनत करते रहेंगे। सो धन्यवाद।